जय हिंद साथियों, लक्ष्य द विजन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम लोग भूगोल विषय लेकर आए हैं और वो पहले हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और फिर उस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो भूगोल शुरुआत में ही अभी हम लोग जानेंगे कि भूगोल किसे कहते हैं, यानी भूगोल का अर्थ जानेंगे। ठीक है, उसके बाद से ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप लोगों को पता है कि जो भूगोल है, भूगोल को हमको सही अर्थ कक्षा 12 तक नहीं बताया जाता है। बोला यही जाता है कि भूधन गोल पृथ्वी गोल है, जबकि ये अर्थ एकदम गलत होता है, सही नहीं होता। पृथ्वी तो एक तरह से गोल है, ये नहीं है, दोनों ध्रुवों पर चिपटी हुई है। ठीक है ना, तो भूगोल का अर्थ होता क्या है, तो इसका सही से अर्थ जानने के लिए हम सीधे इसके अंग्रेजी पे जाते हैं, यानी कि इसके इंग्लिश शब्द पे जाते हैं। वो है क्या? जियोग्राफी। क्या है? जियोग्राफी। और जियोग्राफी भी दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दोनों शब्द कौन कौन सा है? तो ग्रीक भाषा के दो शब्द है, जी और ग्राफो। कौन कौन सा है? जी और ग्राफो। इन्हीं दोनों से मिलकर जियोग्राफी बना है। और जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। ठीक है, तो जब इन दोनों शब्दों को हम लोग मिला देते हैं, यानी संधि कर दे रहे हैं, और उसका परिवर्तित नाम हो जा रहा है जियोग्राफी, तो इसलिए अब अर्थ को भी हम लोग मिला दें तो एक सेंटेंस तैयार हो जा रहा है, और ये हो जा रहा है पृथ्वी का वर्णन करना। यानी जियोग्राफी का अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना। तो जब जियोग्राफी का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना होगा, तो ठीक उसी प्रकार भूगोल का भी अर्थ क्या हो जाएगा? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है ना, ये इसका अर्थ होता है शुद्ध। जबकि 12वीं तक हम लोग को गलत पढ़ा दिया जाता है, सीधे से बोल दिया जाता है भूधन गोल पृथ्वी गोल है और अर्थ हो जाता है, जबकि ये गलत है। ठीक है ना, परिभाषा भी है, लेकिन ये सब क्वेश्चन करता नहीं है। एक टालमी महोदय का परिभाषा है, टालमी महोदय का सबसे छोटा परिभाषा है कि भूगोल वह अभामय विज्ञान है जो कि स्वर्ग की झलक पृथ्वी पर देखता है। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये सब क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग आते हैं सीधे अब जो इंपॉर्टेंट इनसे और है, और इंपॉर्टेंट है क्या उस पर देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है वनडे एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें बनता है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं, या भूगोल का पिता किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो हिकैटियस को कहते हैं। किसे? हिकैटियस को। कारण क्या है हिकैटियस को कहने का? तो सर्वप्रथम भूगोल पर आधारित प्रथम पुस्तक किसी ने लिखा, तो हिकैटियस ने ही लिखा, और उस पुस्तक का नाम है जस पीरियोडस। उस पुस्तक का क्या नाम है? तो जस पीरियोडस उस पुस्तक का नाम है। ठीक है, और जस पीरियोडस का भी अर्थ वही होता है, पृथ्वी का वर्णन करना। जस पीरियोडस का भी अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसी वजह से भूगोल का जनक किसे बोला जाता है? हिकैटियस को। कारण क्या है? तो सर्वप्रथम भूगोल पर आधारित किसी ने पुस्तक लिखा, तो हिकैटियस ने लिखा, और उस पुस्तक का क्या नाम है? जस पीरियोडस। और जस पीरियोडस का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द प्रस्तुत किसने किया, यानी बोला किसने, रखा किसने? तो ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम प्रस्तुत करते हैं इरेटोस्थनीज ने। कौन करता है? इरेटोस्थनीज ने। तब ज्योग्राफी शब्द अस्तित्व में आता है, वरना अस्तित्व में नहीं था। ठीक है ना, इरेटोस्थनीज। ध्यान रखिएगा हमेशा, ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया? तो इरेटोस्थनीज ने किया। लेकिन भूगोल के पिता किसे कहते हैं? तो हिकैटियस कहते हैं। दो नाम अदम मिलता है, हेरोडोटस और हिकैटियस। एक हेरोडोटस रहते हैं। आप लोग को पता है, जब भी चाहे भूगोल का पिता पूछे तो हिकैटियस और हेरोडोटस दोनों का नाम देता है, या इतिहास का पिता पूछे
तभी भी हिकेटियस और हेरोडोटस दोनों का नाम देता है। तो इतिहास के पिता कौन? इतिहास के पिता कौन बताइए आप लोग? यानी हिस्ट्री के पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। और भूगोल का पिता हिकेटियस। ठीक है, तो ये चीजें कंफर्म रखिएगा आप लोग। चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो जनक से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, निर्माता या शोधकर्ता संबंधित क्वेश्चन बनते हैं भूगोल से। वो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनका, जिनसे क्वेश्चन आज के पहले एग्जामों में पूछ चुका है अन्य वनडे में, उन्हीं का नाम रखा गया है यहाँ पे। तो आप लोग देख लीजिएगा, भूगोल विषय से संबंधित विद्वान कौन? विद्वानों के बारे में। तो भूगोल के जनक, अभी पिछले पेज पर आप लोग देखे हैं, भूगोल के जनक कौन? हिकेटियस। ठीक है, वर्तमान भूगोल का जनक, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। जब वर्तमान भूगोल का जनक पूछेगा तब कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है ना। ठीक वैसे जियोग्राफिक शब्द, अभी पिछले पेज पर बताया गया है कि जियोग्राफिक शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन थे? तो इराटोस्थनीज थे। कौन थे? इराटोस्थनीज थे। ठीक है ना। फिर उसी प्रकार भौतिक भूगोल का जनक, देखिए यहां भूगोल का जनक, वर्तमान भूगोल का जनक, फिर अब भौतिक भूगोल का जनक। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तब पॉलीडोनियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पॉलीडोनियम को कहा जाता है। ठीक है ना। सांस्कृतिक भूगोल का जनक, आप लोगों को पता है कि अन्य भूगोल ऐसा विषय है कि सारे विषय उसी में समाहित है। प्रादेशिक भूगोल, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सारे भूगोल है। ठीक है, लेकिन कुछ का इसमें सम्मिलित किया गया। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन? तो कार्ल ओ सावर है। कौन है? कार्ल ओ सावर है। ठीक है ना। विश्व ग्लोब का निर्माता, जो आप लोग ग्लोब देखते हैं, ठीक है ना, उस ग्लोब का, ग्लोब आप लोग जानते ही होंगे, पृथ्वी के आकृति का बना दिया जाता है। ठीक है ना, वही उसके चारों तरफ मैपिंग किया जाता है, वही ग्लोब कहलाता है। और ग्लोब, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो मार्टिन बेहम है। कौन है? मार्टिन बेहम है। फिर उसके बाद विश्व मानचित्र के निर्माता, अब पृथ्वी की आकृति का नहीं, एक मैप बनाया जाता है पेज नुमा पे, और उसके निर्माता कौन है? तो अनेक्जिमेंडर। कौन है? अनेक्जिमेंडर है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, ले लीजिएगा इसका। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो अंतरिक्ष और समस्त खगोल की पिंड, जैसे आकाश गंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है ना। तो अब ब्रह्मांड, अब ये परिभाषा आप लोग से नहीं पूछेगा, ठीक है ना, कुछ उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट है वो हम लोग जानते हैं। तो ब्रह्मांड में अब देखिएगा, ये ज्ञात नहीं था, 140 ईस्वी तक ज्ञात नहीं था कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में आखिर क्या है। 140 ईस्वी में भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। 140 ईस्वी में। कब? 140 ईस्वी में। और ये कर्ता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, टालेमी करता है। टालेमी एक भूगोल वैज्ञानिक थे और उन्होंने भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भू मतलब पृथ्वी और केंद्रीय मतलब यानी केंद्र में। तो भूकेंद्रीय सिद्धांत में उन्होंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? तो पृथ्वी है। पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। किसने बताया? तो टालेमी महोदय ने बताया। कब? तो 140 ईस्वी में बताया। और किस सिद्धांत के माध्यम से? तो भूकेंद्रीय सिद्धांत के माध्यम से। लेकिन ये गलत है, सही नहीं है, लेकिन अब वो ऐसा घटना घटित हो चुका है तो हम लोग को वनडे एग्जाम के लिए पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 140 ईस्वी में ये शोध किया गया। 1543 ईस्वी में जाकर भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का। किसका? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया 1543 में।
और 1543 में सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करते हैं? तो अब टालमी तो जिंदा रहेंगे नहीं, ठीक है ना, इतने समय तक। तो अब ये करते हैं कापरनिकस। कापरनिकस, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कापरनिकस यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कापरनिकस ने किया। कब किया? तो 1543 ईस्वी में। कब किया? 1543 ईस्वी में। और वो बोल रहे हैं कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहले तो टालमी बोले हैं कि पृथ्वी केंद्र में है और सारे ग्रह तथा सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन ये सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन कापरनिकस ने करके बता रहे हैं कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है। केंद्र में है क्या? तो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। केंद्र में पृथ्वी ना रह करके क्या है? तो सूर्य है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना। और सारे ग्रह, चाहे जो भी ग्रह हैं, सारे ग्रह किसकी परिक्रमा कर रहा है? तो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में कापरनिकस बता दिए। ये सौर मंडल में आप लोग को बढ़िया से बताएंगे, ठीक है ना, कैसे कौन परिक्रमा करता है, ठीक है ना। यानी घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों बताएंगे उसमें, और बेहतर तरीके से वो क्लास रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, टालमी वो है तो बोले कि पृथ्वी केंद्र में और सारे ग्रह तथा सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कब? 140 ईस्वी में। लेकिन उनके सर्वे को झूठा साबित करते हैं कौन? कापरनिकस। कब? 1543 ईस्वी में। किस सिद्धांत के माध्यम से? तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के माध्यम से, ठीक है ना। और उन्होंने बताया कि सूर्य केंद्र में है ब्रह्मांड के और सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सारे ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और यही सत्य है। यही क्या है? सत्य है। ध्यान रखिएगा, यही सत्य है। आप लोग, भूकेंद्रीय सिद्धांत सत्य नहीं है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत ही सत्य है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एक आते हैं जोहान्स केपलर। ये कापरनिकस तो बता देते हैं कि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि किस पथ पे, यानी वो पथ मतलब होता है मार्ग यानी रास्ता, किस रास्ते पे वो पथ परिक्रमा करेंगे, ये नहीं बताते हैं। तो ये बताने का कार्य कौन करता है? तो जोहान्स केपलर करते हैं। कौन करता है? जोहान्स केपलर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जोहान्स केपलर क्या बताते हैं? जोहान्स केपलर कहते हैं कि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय पथ पर करते हैं। किस पथ पर? दीर्घवृत्तीय यानी कि होता है अंडाकार। दीर्घवृत्तीय न समझ में आ पाए, दीर्घवृत्तीय मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुत बड़ा गोला नहीं, अंडाकार। दीर्घवृत्तीय मतलब क्या होता है? अंडाकार होता है। अंडा, अब इसमें तो बताना नहीं है कि अंडाकार कैसा होता है, ये तो बताने वाला चीज नहीं है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि सारे ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करेंगे तो दीर्घवृत्तीय पथ पर करेंगे। ये भी नहीं है कि एक ही पथ पर, यहाँ पृथ्वी भी करेगा, शुक्र भी करेगा, बुध भी करेगा, या शनि भी करेगा, बृहस्पति, जो भी ग्रह हैं 8 ग्रह, 8 एक ही पथ पर करेंगे। नहीं, सबके लिए अपना अपना अलग पथ है। सबके लिए अपना अपना क्या है? अलग पथ है। लेकिन वो आकार उस पथ का होगा तो किस आकार में होगा? तो अंडाकार यानी दीर्घवृत्तीय आकार होगा। अंडाकार यानी कि दीर्घवृत्तीय आकार होगा और उसी आकार परिक्रमा करेंगे, ठीक है ना। तो ये कौन बताता है? जोहान्स केपलर बताते हैं। और इनकी बातों को सही साबित करते हैं 1609 में गैलीलियो। कौन सही साबित करता है? गैलीलियो, वही सही साबित करते हैं। गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में क्या करते हैं? तो अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार करते हैं। 1609 ईस्वी में गैलीलियो क्या करते हैं? तो अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार करते हैं और उसी अपवर्तक दूरबीन की सहायता से सौर कलंक का पता लगाते हैं। गैलीलियो 1609 ईस्वी में जो अपवर्तक दूरबीन का आविष्कार करते हैं, उसी अपवर्तक दूरबीन की सहायता से क्या क्या पता लगाते हैं? तो सौर कलंक का पता लगाते हैं, बृहस्पति के 4 उपग्रहों का पता लगाते हैं, और साथ ही साथ ये भी पता लगाते हैं कि सूर्य से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो ये सब कौन पता लगाता है? गैलीलियो। याद रखिएगा, गैलीलियो का नाम 1609 ईस्वी।
अब ध्यान दीजिएगा, एडविन पी महोदय जो होते हैं ये प्रतिसरण के नियम का प्रतिपादन करते हैं। किसके? प्रतिसरण के नियम, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रतिसरण, और प्रतिसरण के नियम में ये क्या बताते हैं कि हमारी आकाशगंगा की भात, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला है, या इंग्लिश में बोले तो मिल्की वे है। हिंदी में दुग्ध मेखला, अंग्रेजी में बोले तो उसको मिल्की वे कहते हैं। तो हमारी आकाशगंगा की भात लाखों अन्य आकाशगंगाएं हैं और सबका अपना अपना सौर परिवार है, और एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा से लगातार दूर होती जा रही है। ये कौन बता रहे हैं? तो एडविन पी। कौन बता रहे हैं? एडविन पी, ठीक है ना। यानी प्रतिसरण के नियम का प्रतिपादन करते हुए बोल रहे हैं कि हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों अन्य आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा से लगातार दूर होती जा रही है। लेकिन अभी 1.5 वर्ष पहले, यानी कि 18 महीने पहले नासा का एक शोध आया है, उसमें रिसर्च आया है, उसमें पता चला है कि कुछ आकाशगंगाएं ऐसी हैं कि एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं। अब तक पता था कि एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा से दूर होती जा रही है। ये बताया किसने? तो एडविन पी ने। किस सिद्धांत के माध्यम से? प्रतिसरण के सिद्धांत के माध्यम से। लेकिन अभी नासा का जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार कुछ आकाशगंगाएं ऐसी हैं कि एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा के नजदीक भी आ रही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं खगोल की पिंड किसे कहते हैं। तो खगोलीय पिंड यानी कि तारा, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का और ग्रहों के उपग्रह जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? खगोल की पिंड कहते हैं। अब उन्हीं खगोल की पिंडों में इन जो एक सौर परिवार जिसमें समाहित होता है, यानी कि उस किसमें समाहित होता है? तो आकाशगंगा में समाहित होता है। तो थोड़ा सा आकाशगंगा के बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। असंख्य तारों के गुच्छों को या समूह को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा जो निर्मित होता है ना, उसमें 98% तारे होते हैं और 2% में धूल कण हिम वगैरह होता है, ठीक है ना। 98% तारे होते हैं और 2% में धूल कण और हिम वगैरह ये सब होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आकाशगंगा कितनी आकार वाली होती हैं? तो 3 आकारों में पाई जाती हैं। कौन और कौन आकाशगंगा है? तो सर्पिल आकाशगंगा है। आप लोग देख सकते हैं आकृति बना हुआ है सर्पिल आकाशगंगा का। ये होते हैं दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा, और तीसरी होती है अनियमित आकार आकाशगंगा, यानी अनियमित आकाशगंगा, उसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है ना। अब आते हैं कि ये आकाशगंगा में जो तीनों है, तीनों की हिस्सेदारी कितनी है, यानी कौन कितना पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सर्पिल आकाशगंगा है उस सर्पिल आकाशगंगा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? तो 80% पाई जाती है। जो दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा है वो दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा 17% पाई जाती है। और जो अनियमिताकार आकाशगंगा है, अब आप लोग जानते हैं कितने प्रतिशत बच गया, यानी 3% पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 3% पाई जाती है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जो 3 आकार वाली होती है, सर्पिलाकार, दीर्घवृत्तीय, अनियमिताकार। सर्पिलाकार का प्रतिशत कितना? 80%। दीर्घवृत्तीय का 17%, अनियमित का 3%। लेकिन जो हमारी आकाशगंगा है, यानी मिल्की वे जो है, यानी दुग्ध मेखला जो है, उसकी आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। जो हमारी आकाशगंगा है उसके सबसे नजदीक आकाशगंगा कौन है? तो उसके सबसे नजदीक आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा यानी कि हिंदी में उसे बोलते हैं देवयानी। एंड्रोमेडा यानी कि देवयानी। तो हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट क्वेश्चन बनेगा आप लोग से ना, तो वनडे एग्जाम में आकाशगंगा से यही क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो मिल्की वे है या दुग्ध मेखला है। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी आकाशगंगा की आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार है। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक आकाशगंगा कौन सा है? तो एंड्रोमेडा है या देवयानी है। एंड्रोमेडा इंग्लिश, देवयानी हिंदी, ठीक है ना।
फिर क्वेश्चन बनता है कि सबसे नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा कौन सा है? तो सबसे नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा है ड्वार्फ। कौन सा है? ड्वार्फ। ठीक है ना, याद रखिएगा, ड्वार्फ मंदाकिनी जो होती है सबसे नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा। फिर क्वेश्चन बनता है कि सबसे शीतल व चमकीला आकाशगंगा कौन सा है? तो सबसे शीतल व चमकीला आकाशगंगा आर्यन नेबुला है। कौन है? आर्यन नेबुला है। सबसे शीतल व चमकीला आकाशगंगा आर्यन नेबुला। तो बस आकाशगंगा से इतने ही वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बनते। तो आज की क्लास बस इतना ही रहने दिया जा रहा है, और फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि भूगोल का अब रेगुलर क्लास रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग का, एक क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक भेजिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। जय हिंद।